हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक का फर्स्ट डिस्कशन में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे। तो आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration। तो respiration क्या है? ये फूड का ब्रेकडाउन प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये सेल में रेस्पिरेशन होता है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है रेस्पिरेशन और किस किस टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। बीच बीच में अगर थंडरिंग का आवाज़ आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रहा है और बादल गरज रहा है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल। रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है इन दिस प्रोसेस द फूड दैट मीन्स की ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। और ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो है वो एक तो सेल में होता है और ये ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का या फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक respiration। aerobic respiration that means कि the respiration take place in the presence of oxygen, और anaerobic respiration that take place in absence of oxygen। aerobic respiration जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फंक्शन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है, इसको आगे और डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। बोला जा रहा है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना जो है वही आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, आया भी है बहुत से एग्जाम में, सीटेट में भी आ चुका है। तो रिएक्शन जो है यहाँ पे हम केमिकल फार्मूला भी रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखिए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेकडाउन हो जाता है। C6H12O6 प्लस 6O2 जो है प्रेजेंस ऑफ O2 6CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ फूड ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टाइम में ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है परफॉर्म होता है, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब प्रेजेंस नहीं है या फिर कम है, तो उस टाइम भी हमें अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हमारा सेल प्रोड्यूस करता है, तब हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की
बॉडी को ज़रूरत पड़ता है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर टूट जाता है। केमिकल फार्मूला देखिए, C6H12O6, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। अल्कोहल का फार्मूला जो है 2C2H5OH। इस प्रकार से आपका केमिकल फार्मूला भी याद कीजिएगा। कभी कभी केमिकल फार्मूला दे देता है, कभी ज़्यादातर केमिकल फार्मूला देता है ताकि आप कंफ्यूज हो और आपका क्वेश्चन गलत हो। तो केमिकल फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स। एग्जाम्पल ईस्ट। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं तो उन्हें कैसे क्या बोलते हैं, तो उन्हें एनारोब्स कहते हैं। जैसे कि ईस्ट जो है एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो एटीपी या फिर एनर्जी जनरेट करके वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, कर लेता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज हाई but the supply of oxygen to produce energy is limited. Then our muscle cells fulfill the demand of energy by anaerobic respiration. इस पैरा में ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज या फिर फास्ट रनिंग या फिर साइकिलिंग, फिर वॉकिंग या फिर वेट लिफ्टिंग जैसे हेवी वर्क करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है। बट उस टाइम अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम होगा तो एनर्जी जनरेट करना हमारे सेल्स को डिफ़िकल्ट होगा, मतलब कि उन्हें मुश्किल होगा एटीपी जनरेट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो कम एटीपी जनरेट होगा या फिर एनर्जी जनरेट होगा। तब क्या करता है सेल जो है, मसल सेल्स जो है वो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग जान चुके हैं कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर कम मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसी से एटीपी जनरेट करना या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। तो क्या होता है आगे देखते हैं आप। इसमें ग्लूकोज जो है इन मसल सेल्स, ग्लूकोज जो है फूड जो है एट लास्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है 2C3H6O3 प्लस एनर्जी। ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है यही हमारे मसल्स में स्टोर होने के कारण मसल्स क्रैम्प होना स्टार्ट होता है। आप लोग ये चीज़ फील किए होंगे। तो आइए देखते हैं। ड्यू टू पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी ही बन रहा है बाय प्रोडक्ट में। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अगर फुल्ली ब्रेक डाउन होता ग्लूकोज का तो क्या बनता, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका एनर्जी एटीपी में। तो वो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये आधा ब्रेक डाउन या मतलब आंशिक ब्रेक डाउन होता है। तो आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प्स। और ये लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जा कर के मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम लोग मसल क्रैम्प कहते हैं इन द टर्म ऑफ साइंस। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। क्या है, ये रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही रिलेटेड है।
Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. ब्रीदिंग क्या है? तो ये क्या है कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग इनहेल मीन्स कि सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं मीन्स कि एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, या फिर गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर टेक आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। और किसके हेल्प से? तो वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन में हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। इन द ब्रीदिंग प्रोसेस 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व, और ये ब्रीदिंग प्रोसेस में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट है इनहेलेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग अंदर श्वास के द्वारा अंदर लंग्स में ले जाते हैं। और एक्सेल क्या है? गिविंग आउट CO2 रिच एयर। एक्सेल में क्या होता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिच एयर जो हमारे शरीर में बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन के थ्रू जो बनता है उसको हम लोग एक्सेलेशन के थ्रू बाहर नोज़ के थ्रू लंग्स के हेल्प से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो अब देखते हैं आगे ब्रीदिंग रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग रेट। बोला जा रहा है कि ब्रीदिंग रेट क्या है? तो कोई भी अगर पर्सन 1 मिनट में कितना बार वो श्वास लेता है वो आपका कहलाता है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या है? इसका जो क्या बोलेंगे इसको, ब्रीदिंग रेट मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या है, 1 मिनट में कितना बार हम लोग सांस लेते हैं। तो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन एक पॉइंट से आ सकता है और आता है और आया भी है, तो किसी भी पॉइंट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ब्रीदिंग रेट पूछा जा चुका है सीटेट में 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। अब देखेंगे हम लोग जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो इसका जो ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज। जो हेवी वर्कआउट करने के टाइम जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो होता है अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। 25 से भी ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली ये आपका माना गया है कि 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है हम लोग का ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो करके, और नॉर्मल है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। अब हम लोग देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट्स। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, सबसे फर्स्ट जो है हम लोग का नोज़ है, दैट मीन्स कि नेज़ल चैम्बर, ओरल कैविटी। हम लोग मुँह, कभी कभी आप लोग जब सर्दी कोल्ड हो जाता है तो नाक से जब सांस हम लोग ले नहीं पाते हैं तो मुंह के द्वारा भी सांस लेते हैं, तो इसमें नेज़ल पासेज और ओरल कैविटी दोनों आ जाएगा। फिर आगे देखिए फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो है हमारा खाना और श्वास के लिए दोनों जो पासेज है सेम जगह हो जाता है तो उसको फेरिंग्स कहते हैं। फिर जब हमारा आगे वो डिवाइड होता है जहाँ से, तो उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। नेक्स्ट है लंग्स और रिब्स एंड डायफ्राम। ये इतने पार्ट्स हैं हमारे जो है रेस्पायरेटरी ऑर्गन का पार्ट्स हैं। अब देखते हैं द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air presence in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expel these foreign particles from the inhaled air
and a dust-free, clean air enters our body. Take care when you sneeze. You should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि हम लोग जो श्वास लेते हैं उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि स्मोक, धुआं, डस्ट, पोलन पार्टिकल्स, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू हमारे शरीर के अंदर लंग्स में जाने लगता है। तो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे नेज़ल कैविटी में जो हेयर है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और जब कभी ये पार्टिकल्स इरिटेट करते हैं हमारे नेज़ल कैविटी को तो क्या होता है कि स्नीजिंग मीन्स कि छींक आता है। और ये छींक जो है, जो स्नीजिंग करते हैं हम लोग, उससे जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल में आपका स्मोक, डस्ट, पॉलन एक्सेट्रा जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाता है, और जो क्लीन एयर है जो कि अनवांटेड पार्टिकल से मतलब अनवांटेड पार्टिकल जो है वो बाहर आ जाता है, और जो बाकी एयर है वो अंदर हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। टेक केयर करने बोल रहा है, जब भी हम लोग स्नीजिंग करते हैं तो हम लोग को अपने नोज़ को और माउथ को कवर करके और तब स्नीजिंग करना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि जो हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स बाहर स्नीजिंग के दौरान जो बाहर निकाले हैं वो कोई दूसरे पर्सन उसको इनहेल ना कर ले, श्वास के द्वारा अंदर ना ले ले। इसलिए हम लोग को जब भी स्नीजिंग करना हो तो अपने नोज़ और माउथ को कवर कर लेना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, चेंजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली इसमें हम लोग लंग्स के बारे में देखेंगे, लंग्स, रिब्स और डायफ्राम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब हम लोग श्वास अंदर लेते हैं तो रिब्स जो है वो मूव करता है ऊपर की ओर, और डायफ्राम जो है नीचे की ओर मूव करता है। आगे देखेंगे फिगर के थ्रू। ड्यू टू दिस मूवमेंट, जब हमारा रिब्स ऊपर की ओर और डायफ्राम जो है नीचे की ओर जब ये मूवमेंट करता है तो क्या होता है कि चेस्ट कैविटी जो है वो फैल जाता है, और स्पेस ज़्यादा होने के कारण हमें ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो एयर इनहेल करता है, अंदर आ जाता है हमारे कैविटी, ये चेस्ट कैविटी में या फिर लंग्स में। इस प्रकार से इनहेल करते हैं तो फंक्शन करता है हमारा रिब और डायफ्राम। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिगर देख लेते हैं। देखिए, जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है। इनहेल करते हैं तो देखिए एयर हमारा पास कर रहा है, फिर ये जो लंग्स है, ये रिब्स है, ये बाहर की ओर मूव आउट हो जाता है, डायफ्राम आपका नीचे की ओर। एरो देखिए, तो इस प्रकार से हमारे लंग्स में स्पेस ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो बाहर से हवा आराम से अंदर चला जाता है। ठीक है, तो रिब्स जो है मूव अप होता है और डायफ्राम डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। अब देखते हैं क्या होता है एक्सेल के टाइम। जब हम लोग श्वास को, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं तब क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू नॉर्मल पोजीशन, रिड्यूसेस चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है कि रिब्स जो है वो जो फैला हुआ था वो संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और डायफ्राम जो नीचे गया था वो ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप बलून को प्रेस करते हैं तो हवा बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारा लंग्स भी
रिब्स जब अंदर आते हैं और डायफ्राम जब ऊपर आता है तो ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन जो है वो बाहर की ओर पंप कर दिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोग आज रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के जो भी फंक्शन है, किस प्रकार से हमारा रेस्पायरेटरी ऑर्गन फंक्शन करता है, वो चीज़ हम लोग आज देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पायरेटरी इन एनिमल्स देखेंगे, और एनिमल्स में इंसेक्ट हो गया, तरह तरह के जो इंसेक्ट हैं मेनली जो हम लोग को 6 to 8 क्लास में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज ह्यूमन बीइंग के रेस्पायरेटरी ऑर्गन को हम लोग पूरी तरह से कर लिए हैं। इसमें से ये मतलब रेस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे इनहेल और एक्सेल करने पे रिब्स और डायफ्राम ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे मूव करता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को इस टॉपिक को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखते हैं। आज ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है आपका। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को सेशन जो है अच्छा लग रहा है, कुछ हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। और आप लोग इसी तरह अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।